हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। बच्चों, हम लोग कर रहे थे सीबीएसई का सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स का क्लास 10th, और हम लोग सेक्शन नंबर ए ख़त्म कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर बी। और सेक्शन नंबर बी का जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो बोला है प्रूव दैट 5√2 इज रेशनल। क्या प्रूव करना है? 5√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। आपके याद हो तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए थे हमने रियल नंबर चैप्टर में, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। जब हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है तो हमने आपको बताया था जो भी नंबर आपको गिवन हो, जो भी रेशनल प्रूफ करना हो, उसको कंसीडर कर लेंगे कि वो रैशनल है। तो लेट अस एज्यूम दैट ऐसे कुछ लिखने वाले हैं। लेट अस एज्यूम दैट, हम मान लेते हैं 5√2 इज रेशनल। हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? रेशनल मान लेते हैं। अगर ये रेशनल है तो इसको a/b या फिर p/q की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a/b where b is not equal to 0, a and b are positive integers। ये क्या थे? हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे। और साथ साथ में ये हमने ये भी बोला था ये हमारे कोप्राइम है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो रियल नंबर का आप एक बारी वो वाला चैप्टर जरूर देखें भाई, तभी बात बनेगी। अदरवाइज आप ऐसे ही ऊपर नीचे देखोगे। अच्छा, ये ना दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ना, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जब 5√2 ऐसे कुछ लिखा हो, मतलब एक इरेशनल हो। √2 का तो आपको पता है इरेशनल है, उसकी साथ में मल्टीप्लाई में किया गया है 5 मतलब एक इंटीजर है। तो जो रूट वाला और विदाउट रूट वाला नंबर एक साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उसमें से आप जो विदाउट रूट वाला है उसको एक तरफ करो और रूट वाले को एक साइड रखो। तो √2 को यहीं पे रहने दो और a/b लिखा है, 5 को डिवाइड में लेके जाओ तो 5b बन जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो। √2 ये एक इरेशनल नंबर है i, है ना, और ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि सर a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। तो ये दोनों के दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, दोनों क्या 3 हो गए, 5 हो गया, b हो गया, 1 हो गया, a हो गया, तो ये सब मिलके बना लेते हैं ये वाला रैशनल नंबर। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि a भी एक इंटीजर है। तो ऊपर एक इंटीजर रखा हुआ है, नीचे 2 इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लाई है, और ऊपर भी इंटीजर आ गया, नीचे भी इंटीजर। तो p/q जैसी फॉर्म वापस से बन गई है, समथिंग अपॉन समथिंग आ गया, एंड समथिंग अपॉन समथिंग का मतलब रैशनल नंबर। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, और इसको पूरी दुनिया जानती है ये इरेशनल है। √2 तो हमने बहुत बार प्रूफ किया है कि ये इरेशनल होता है। क्या कभी इरेशनल और रेशनल इक्वल हो सकते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो यही लिखने वाले हैं यहाँ पे, हेयर √2 इज इरेशनल नंबर, I/R का मतलब इरेशनल, एंड a/2b 5b सॉरी a/5b इज रेशनल। a/5b क्या है? a/5b इज रेशनल, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। ये दोनों पॉसिबल हो ही नहीं सकते इक्वल होना। ये दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि रैशनल और इरेशनल दोनों इक्वल हो जाए। विच कैन नॉट बी पॉसिबल, जो कि सत्य एकदम हो ही नहीं सकता। पॉसिबल बोले तो जो एकदम संभव ही नहीं है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों संभव नहीं है? क्यों? क्योंकि इरेशनल और रेशनल कैसे इक्वल हो सकते हैं? अगर ये गड़बड़ हो गया कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत ही था। जो हमने माना था वो क्या था? गलत ही था। और हमने माना क्या था? सर हमने रैशनल माना था। इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, वो क्या है? इरेशनल। बस इतना ही लिखना है, बस, और कुछ नहीं। So our initial assumption ASSUPTION is wrong। हमारा इनिशियल assumption क्या है? wrong है। Hence 5√2 is irrational। So 5√2 क्या है? irrational। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप ध्यान से। क्या बात ये है कि जब ये वाले सवाल कभी भी बनेगा तो आपको बस एक काम करना है, जो रूट वाला है उसको एक तरफ करना है, जो विदाउट रूट वाला है उसको एक तरफ करना है। रूट वाले को इरेशनल लिख देना है, विदाउट रूट वाले को रैशनल लिख देना है, और फिर लास्ट में लिखना है रैशनल कैन नॉट इक्वल टू इरेशनल, आर इनिशियल assumption इज रॉन्ग, हैंस दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। एज इट इज़ ऐसे ही लिख के आ जाना एग्जाम में, बिल्कुल सही जाएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं।
थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये तो सैम्पल पेपर है ना, तो जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। उसने बोला है प्रूफ करो AF मल्टीप्लाई FB इज इक्वल टू EF मल्टीप्लाई बाई FD। अच्छा सुनो ध्यान से, क्या कुछ कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं उसको ध्यान से समझो, यही बताएगा जो हमें प्रूफ करना है, यही बताएगा क्या कुछ करने वाले हैं। AF और FB देखो कहाँ पे आ रहा है सर, AF ये रहा और FB ये रहा, बिल्कुल सही बात है। EF और FD सर, EF ये रहा और FD ये रहा, तो ये दोनों अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ तो क्या काम बन जाएगा? हाँ सर, ये दो ट्राइंगल बनते नजर आ रहे हैं यहाँ पे ठीक ठाक से, ये और ये साइड, ये और ये साइड, ये 4 साइड है ना, 1 2 3 4, ये 4 साइड ऐसे मल्टीप्लाई में और इक्वल में लेके आनी है। तो एक तो ये वाला ट्राइंगल उठा लो आप लोग, एक ये वाला ट्राइंगल। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? आपको ये प्रूफ करना है, ये यहाँ से ही पता लग गया कैसे प्रूफ करना है। ये जो साइड्स हैं ये रही और ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल का कुछ खेल हो रहा है, तो क्या यहाँ से काम बन जाएगा? हाँ, यहाँ से काम बिल्कुल बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, मेरी एक बात सुनो आप लोग, अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में लेता हूँ और ये वाले ट्राइंगल में लेता हूँ, इन ट्राइंगल DFA एंड ट्राइंगल DFA और बोला है फिर उसके बाद BFE, इन दोनों ट्राइंगल में DFA एंड BFE, इन दोनों ट्राइंगल में ध्यान से देखो, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा? इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। बताओ क्यों होगा? अरे यार, ये जब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों पैरेलल होंगी, और पैरेलल साइड जब हो गई तो ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट बन गया, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। बिल्कुल सही बात है। तो सर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, साइड में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। डबल ए का मतलब हुआ अल्टरनेट एंगल। अच्छा एक बात और सोच, ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है, इसको 3 बोल दे, इसको 4 बोल दे। एंगल 3 बराबर किसके हो सकता है? एंगल 4 के। ये 3 है और ये क्या है? 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या ये भी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा सुन, जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो थर्ड वाला एंगल भी दिखा सकते हो, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये भी तो वो ये अल्टरनेट एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। बट 2 से ही काम बन जाता है, बाई डबल ए से ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। क्या ये वाली बात पकड़ में आई है? हाँ जी सर, बिल्कुल आई है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी के बाद जो वो बोलता है वो हमें करना होता है। क्या बोलता है? वो बोलता है जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर ले लो। DF डिवाइडेड बाई BF इज इक्वल टू FA डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू DA डिवाइडेड बाई BE। क्या आपको नीचे नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, जो नीचे वाली लाइन हमने लिखी है? हाँ, आज तो ठीक है बिल्कुल। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, AF और FE चाहिए क्या अपने को? सर ये रहा AF और ये रहा FE, ठीक है, तो ये वाली साइड तो चाहिए, मतलब ये वाला मेंबर तो अपने को चाहिए। साथ में DF और FB भी चाहिए, ये रहा DF और FB, तो ये दोनों मेंबर उठा लेते हैं। शुरू के 2 मेंबर उठा लो, तीसरे वाला मेंबर को हम छोड़ सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाने दो ऐसी, ठीक है। बाय टेकिंग, क्या लेने पर? सर DF अपॉन BF इज इक्वल टू ये एंड ये। FA को AF लिख दो, क्या समस्या है यार? AF अपॉन FE और FE को EF लिख दो, थोड़ा बदल के ही तो लिखा है यार। AF लिख, FA लिख, EF लिख, FE लिख, कोई समस्या का विषय नहीं है। इसको यहाँ पे लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, DF मल्टीप्लाई EF इज इक्वल टू AF, ये मल्टीप्लाई में लेके जाओ, मल्टीप्लाई BF। ये हो गया भाई इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था। ये देख, DF EF ये रहा, DF EF, AF BF, AF BF ये रहा। FB बोलो या BF बोलो, हैंस प्रूव्ड। क्या कोई दिक्कत नहीं? इधर उधर लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं। इसको आप उधर लिख दीजिए, उसको यहाँ पे लिख दो, तब भी गलत नहीं जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही आसान है। 23
ओ जान तेरी याद थी या बात थी वजह, तुम जो हमें दिल की आरज़ू, एहसास होता है दिल भी रोता है, सपने संजोता है अनजाने से हैं गिले तुमसे न जाने क्यों। देखो ये प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, ए बी इक्वल टू सी डी ये प्रूफ करना है। ये फिगर आपके पास है O1 एंड O2 है ना, O1 एंड O2 ये आपके सेंटर हैं और ये ए बी एंड सी डी दोनों कॉमन टेंजेंट हैं जो कि ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट एक कॉमन हो, मतलब ए बी अगर टेंजेंट है तो ये वाली टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। मेरे को एक बात बताओ, क्या बात, ये वाला जो ई पॉइंट है, ये वाली ई पॉइंट से एक टेंजेंट ये टेंजेंट है भाई, और एक टेंजेंट ये नज़र आ रही है। हाँ, क्या दोनों टेंजेंट बराबर होंगी? बिल्कुल बराबर होंगी सर। तो ई ए टेंजेंट बराबर हो गई ई सी टेंजेंट के। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लिखा है, एक्सटर्नल पॉइंट ई, एक्सटर्नल पॉइंट ई से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है ई ए, जो कि बराबर किसकी होगी? ई सी के। थ्योरम थी हमारी, बिल्कुल सही बात है। इधर से ई डी बराबर होगी ई बी के। रीज़न सेम, सेम रीज़न लिख देना। अरे सेम मत लिख के आना एग्जाम में, ये वाला रीज़न लिख देना नीचे, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट अगर मान लें सेकंड और दोनों को ऐड कर दे, क्या कोई समस्या है? बिल्कुल भी नहीं है समस्या। अच्छा, होनी भी नहीं चाहिए। अगर आप ये बात समझ गए तो आप वैसे ही कर दोगे इसको। देखो कैसे, जो ई डी और ई बी बराबर आया है, ई डी देखो ई डी, अगर मैं ई डी में ऐड कर देता हूँ ई ए और ई बी में ऐड कर देता हूँ ई सी, बेसिकली किया क्या है? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा को ऐड किया है, पहली और दूसरी क्वेश्चन को क्या किया? ऐड। ई डी ये रहा और ई ए ये रहा, ई ए ये रहा, और ई ए जहाँ पे लिखा है वहाँ पे ई सी भी लिख सकता है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल लिख सकता है। तो ई ए की जगह पर ई सी भी लिख सकता है, ये लो सर। और जहाँ पे ई बी प्लस ये जो ई सी लिखा है, ई सी, इस पे आप ई ए चिपकाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पहली कर देते तब भी कोई समस्या नहीं थी यार। ई डी और ई सी, ई डी और ई सी क्या बन गया? सी डी। अरे वाह। ई बी और ई ए, ई बी और ई ए क्या बन गया? ए बी। आ गई दोनों इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था, ए बी और सी डी। नीचे वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको? हाँ, मुश्किल नहीं है यार, आसान था ये तो। अरे भाई, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन हो गया यार, समझ में आया? देखो, अरे करना कुछ नहीं, देखो एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से देखो इधर, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। ए ई बराबर तो है सी के, हाँ सर बराबर है, ए ई सी के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ए ई किसके बराबर है? सी। रीज़न क्या है सर? रीज़न ये रहा, साइड में ए रीज़न चिपका देंगे। ए ई में हमने क्या ऐड किया है भाई? ए ई में ई डी ऐड कर दो और सी ई में भी ई डी ऐड कर दो। इक्वल चीज़ में इक्वल चीज़ ही तो ऐड किया है, ई डी। देख, दोनों तरफ ई डी ऐड कर दिया, ई ए ई और सी दोनों इक्वल थे, इक्वल में ई डी चीज़ इक्वल ऐड किया है। ए ई और ई डी, ए ई और ई डी, जो ई डी लिखा है ई डी की जगह पर ई भी लिख सकता है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, तो ई डी की जगह पर ई भी लिख सकते हैं। और उसको ऐसे ही रहने दे, है ना। ए ई और ई बी क्या बन गया? ए ई भी बन गया सर ए बी, और वो क्या बन गया? सी डी। देख, सी ई और ई डी क्या बन गया? सी डी। बस ये प्रूफ करना था, और ये भी तो यही है, यही तो है। बस ये थोड़ा सा अगर आपका दिमाग चल जाए तो तुरंत हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ सर बिल्कुल समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आसान आसान से क्वेश्चन है यार, इसको रफ करते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 हमने लिख भी दिया है और आपके सामने भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 उड़ाते हैं। आसान है क्या? हाँ बिल्कुल आसान है। साइन ए प्लस बी 1 दिया है भाई, साइन ए प्लस बी अगर 1 दिया है, कहाँ पे होता है 1 साइन में? सर साइन 90 की वैल्यू होती है। साइन 90 का मतलब 1 होता है ना। हाँ, साइन से साइन गायब, तो ए प्लस बी कितना आ गया सर? 90। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से देख, साइन ए माइनस बी कितना दिया है सर? ये भी 1 दिया है, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1। 1 का मतलब साइन 90 रख दे,
ये लो 90 से 90 गायब, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 90 से 90 कह रहा हूँ, साइन से साइन गायब, a माइनस बी इज इक्वल टू 90। इक्वेशन नंबर सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये आसान हो गया। तो a प्लस बी को ऊपर रख इज इक्वल टू 90, a माइनस बी को नीचे रख इज इक्वल टू 90, b से b कैंसिल आउट, a और a हो गया 2a इज इक्वल टू 90 और 90 हो गया 180, 2 से डिवाइड करेगा 90 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर 90। यार a की वैल्यू अगर 90 आ गई, इसको पुट कर दे, पुट इन फर्स्ट और सेकंड, जिसमें तेरा मन करता है उसमें पुट कर। अगर फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट ये रहा a प्लस बी इज इक्वल टू 90, a की वैल्यू 90 रखो, 90 प्लस बी इज इक्वल टू 90, 90 वहाँ पे लेके जा, b इज इक्वल टू 90 माइनस 90 कितना आ गया 0। जल्दी इस वजह से किया है क्योंकि बेहद आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है एकदम, ठीक है, एकदम एकदम आसान है यार। वापस देखो a प्लस बी 1 था, 1 कहाँ पे था 90 पे, तो साइन 90 लिखा, साइन से साइन उड़ाया है, a प्लस बी इक्वल टू 90 बचा है। साइन a माइनस बी 1 था, 1 अगेन साइन 90 रखा, वही लेके चलना है जो गिवन है, यहाँ पे साइन है तो साइन ही लेके चलना है। कोस होता तो कोस का कुछ बना देते, साइन से साइन गायब करो, a माइनस बी इज इक्वल टू 90 बन गया, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, b से b कैंसिल आउट, a और a 2a हो गया, 90 और 90 180 हो गया, तो 2 से डिवाइड किया 90 आ गया क्योंकि 2 डिवाइड में जाएगा, तो a की वैल्यू 90 आ गई, a की वैल्यू 90 आ गई। थोड़ा सोच ले यार, a और b दोनों को मिला के 90 आना चाहिए था, उसमें से a ही 90 आ गया तो b तो 0 ही बचेगा, जब 90 में भी 0 ऐड करेगा तभी तो 90 बनेगा। हाँ, और अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो उसको उठा फर्स्ट इक्वेशन में डाल दे, a की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखा, यहाँ से वहाँ चला गया, b इज इक्वल टू 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, ये तो आसान है, जल्दी जल्दी उड़ाएंगे भाई, इनसे डरना नहीं है बिल्कुल भी, ट्रिग्नोमेट्री मतलब एकदम आसान। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा तो 90 वगैरह कहाँ पे है तो समझना पड़ेगा ना, अरे थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा भाई, नहीं याद करेगा तो कैसे चलेगा, कैसे भी नहीं चलेगा फिर। देखो इसका 25 कह रहा हूँ, 24 ही है ये, और में दिया गया है, ये इसके इक्वल प्रूफ करना बेहद आसान है यार। सेक को tan में तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको गिवन है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको RHS दिया गया है, हम RHS ही उठाते हैं। सर ये तो LHS है यार, LHS उठाते हैं सबसे पहले। देखो सेक स्क्वायर कॉमन नजर आ रहा है, बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले, यहाँ पे सेक की पावर 4 था, 2 तो कॉमन ले लिया, 2 बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये सेक स्क्वायर टोटल कॉमन आ गया तो अंदर तो एक ही बचेगा। पकड़ बात को यार, समझ रहे हैं ना। हाँ अब यार ये तो बेहद आसान हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि सर tan में लेके आना है तो सेक स्क्वायर को tan में चेंज करना बेहद आसान होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी बात पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये भी बात पता होनी चाहिए। ये तीनों बात पता होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा इसको भाई चेंज करना पड़ेगा tan में, क्योंकि आंसर ही tan में लेके आना है यार। तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये -1 ऐसे ही रखना है यार। -1 से +1 गायब हो गया, यहाँ पे बचा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे केवल tan स्क्वायर थीटा बचा है। अब क्या करना है सर? कुछ भी नहीं, tan स्क्वायर थीटा उठाओ अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाओ। tan स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे tan स्क्वायर थीटा ही आएगा, tan स्क्वायर थीटा की tan स्क्वायर थीटा में करेंगे tan की पावर 4 थीटा आ जाएगा। यही हमारी RHS है। तो हमने LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। सर ये तो काफ़ी आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था यार। रिजल्ट याद रख लेना, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। बस देखते रहो आप, और फॉर्मूला कह रहा हूँ, आइडेंटिटी अगर याद है ना तो आप इसको तुरंत उड़ा दोगे, उतना भी मुश्किल नहीं है यार। देखो आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, फिगर भी सामने है और क्वेश्चन भी सामने है। रेडियस दे रखे हैं दो सर्कल की, 2 और 5 ही है। अरे देखो यार फिगर ध्यान से देखो, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं 2, ऐसे और ऐसे। आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है,
शेडिड पोर्शन है ना आपके पास, जो शेडिड पोर्शन है वही कैलकुलेट करना है। मेरे को एक बात बताओ, बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, हाँ, छोटी रेडियस 2 है और बड़ी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर और ये बड़े वाली रेडियस है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से। इन द गिवन फिगर 2 concentric circles with the center O are shown in the figure. Radius of the circles are given to you 2 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the area of the shaded region. अच्छा एक बात बता यार, ये तेरे को सेक्टर नजर नहीं आ रहा क्या? 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का रीजन तो सेक्टर ही होता है। हाँ, तो ये वाला तो सर मुझे बड़े वाला सर्कल का सेक्टर नजर आ रहा है, बड़े वाले सर्कल का माइनर सेक्टर है ना। हाँ, और ये जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल आपने बनाया हुआ है, ये वाला एंगल, ये वाला आपको छोटे वाला सेक्टर नज़र आ रहा है। हाँ, अगर हम बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर को माइनस कर देंगे तो एरिया उसका ही तो बचेगा जो शेडिड पोर्शन है। बिल्कुल सही बात है। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, देखो जब भी आपको पिज्जा का स्लाइस दिखाई देगा तो उसका मतलब है सेक्टर। ये पिज्जा मान लो कंप्लीट, ये उसका एक स्लाइस नज़र आ रहा है, तो ये वाला हो गया एक तो सेक्टर, और एक छोटा सा सेक्टर ऊपर भी नजर आ रहा है। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटा सा सेक्टर माइनस किया है तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन बचेगा, यही हमें कैलकुलेट करना था। और एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन का मतलब बड़े वाला सेक्टर में से छोटे वाला सेक्टर माइनस बड़े वाले सेक्टर का मतलब हो गया θ/360 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस छोटे वाले का मतलब θ/360 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्या आपको थीटा 60 डिग्री नजर आ रहा है? हाँ, फिगर में ध्यान से देखना 60 डिग्री गिवन है, तो थीटा की जगह पे क्या रखेंगे सर? 60 डिग्री। यहाँ भी क्या रखेंगे सर? यहाँ भी 60 डिग्री रखेंगे। क्या आपको 60/360 पाई सब में कॉमन नजर आ रहा है? बिल्कुल सही बात। यहाँ पे बचेगा कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा स्मॉल r स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 को गायब करोगे 1/6 बच जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। कैपिटल R का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 5 रखोगे उसका स्क्वायर आ जाएगा 25। R स्क्वायर, R का मतलब 2 का स्क्वायर करोगे 4, 25 में से 4 माइनस कर लोगे। सर करके दिखा दो। तो 5 रखो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 रखो 2 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई 22/7। अब ध्यान से देख, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 को क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पे रखते हैं 25, यहाँ पे रखते हैं 4। अब तो समझ गया ना? हाँ, इसके नीचे लिखे तो नहीं, ऊपर लिख दो सर यहाँ पे। तो 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 25 माइनस 4 सर 21, 7 3 एंड 3 2 6, 2 से गायब करो 21, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर है। समझ गए आप लोग? बेहद आसान था, बिल्कुल आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम और पार्ट की तरफ इसके। क्वेश्चन नंबर 25 का और वाला पार्ट है, बेहद आसान है यार, कुछ भी नहीं है। शेडिड पोर्शन दिया गया है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक आपके पास सर्कल है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है जिसका साइड 8 और 6 सेंटीमीटर है। शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, कितना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम टोटल सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें रेक्टेंगल का एरिया तो बात बन जाएगी सर? बिल्कुल बन जाएगी यार, है ना? आसान था ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ यार, ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी 6 अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ये हाइपोटेनस नजर आ रही है ये वाले ट्रायंगल का, इसको कुछ नाम दिया गया है नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं ABCD। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये 8 है, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100 हो गया। 100 का अंडर रूट ले लीजिएगा 10 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कैसे निकाला आप देख लेना इसको। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर करके, AB का मतलब 8 का स्क्वायर, BC का मतलब 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको ऐड करोगे 100 आ जाएगा इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर 100 है, स्क्वायर जाएगा अंडर रूट आएगा 10 आ जाएगा इज इक्वल टू AC। 10 सेंटीमीटर AC आ गया। अच्छा ये AC आ गया, कहीं सेंटर यहाँ होगा इसका, और जो इसका सेंटर होगा ना AC का, वही सर्कल का सेंटर होगा। हाँ बात समझो, AC का जो मिडल पॉइंट होगा, मिड पॉइंट जो AC का होगा वही सर्कल का सेंटर होगा। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रेडियस बन जाएगा सर्कल का? हाँ बिल्कुल बन जाएगा सर्कल का रेडियस, विच इज़ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 10 है। तो यहाँ अगर मैं O कंसिडर करता हूँ सेंटर को, तो O ए रेडियस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। और अब आपको शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो मतलब एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई भी समस्या का विषय नहीं है कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर लो, काम बन जाएगा। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल क्या है? एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कितना आ गया? एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 8 × 6, लेंथ इंटू ब्रेथ करो, 8 × 6 8 × 48। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस कितना आ गया? 5 का स्क्वायर कर लो सर। 3.14 5 का स्क्वायर 25 माइनस 48। अब भाई आपका काम है, हमारा काम नहीं है। अब 25 की मल्टीप्लाई 3.14 में करना, जो भी आएगा माइनस कर देना 48, वही आपका आंसर। समझ गए आप लोग? कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से। और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैथ में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बना बना के बहुत बड़ा लिखना है 2-3 पेज पे, नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें भी ये नहीं है कि 1 पेज भर के आओगे। कॉन्सेप्ट ठीक है तो पूरे नंबर मिलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, वो बात ठीक है। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट एकदम सही लगाया है और साइड में लिखा भी है, तो उसमें क्या समस्या का विषय है? मान लो 4 लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म करना था, सॉल्यूशन करना था 4 लाइन में, और आपने कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करके 3 में कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नंबर काट लेगा। बिल्कुल भी नहीं काटता यार। देखो हम तो नहीं काटते भाई, जब हम कॉपी चेकिंग करने जाते हैं तो ऐसा नहीं करते आपने ठीक किया है तो कि हमारी जो आंसर की होती है उसमें अगर 10 लाइन लिखा है और आपने क्वेश्चन को 7 में ख़त्म किया है तो हम आपके नंबर उड़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। गलत किया है तो नंबर जाते हैं बस। तो ऑन अ मॉर्निंग वॉक, क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से सुनो। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अरे कोई नहीं, मैं, आप और आपका दोस्त मान लो घूमने जा रहे हैं और अपना चल रहे हैं भैया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, और हमने अपने को घूमना है, ठीक है, ऐसे चलना है। और गिवन ये है कि 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर के उनके स्टेप्स हैं, देयर स्टेप्स इतना सेंटीमीटर। ये वाली बात समझे क्या आप कि देयर स्टेप 40 सेंटीमीटर, 42 एंड 45। मैं, आप और आपका दोस्त, मैं, आप और आपका दोस्त जो चल रहे हैं उनके स्टेप का मेजरमेंट गिवन है ये, कि भैया आपने अगर एक बारी में चला तो कितना चला, कि सर 40 सेंटीमीटर चला या 42 सेंटीमीटर चला या 45 सेंटीमीटर चला, ये कहानी आपको गिवन है। अच्छा सर कोई बात नहीं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। मिनिमम डिस्टेंस बताना है आपको। मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा कि वो जब अपना पूरे स्टेप चल लेंगे, उनको जितना भी चलना होगा स्टेप, उनको 10, 20, 30, 40 जितने भी स्टेप वो चलेंगे, कि मिनिमम उतना डिस्टेंस बताओ कि कंप्लीट स्टेप चलने में उन सबका जो डिस्टेंस आ रहा हो वो बराबर ही आ रहा हो। मान लो मैं, आप और आपका दोस्त जो गए थे, उन्होंने भैया कितने स्टेप चले होंगे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट जितने भी स्टेप चले होंगे उन स्टेप में डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए भाई सबकी। मान लो अगर मैं चला, वो कुछ दूर तक मैं गया और मैं 180 मीटर चला हूँ, तो बराबर वाले जो 2 थे उन्हें उनकी डिस्टेंस भी 180 मीटर आनी चाहिए। अब हो सकता है मेरे स्टेप कम ज़्यादा हो, उनके स्टेप और कुछ कम ज़्यादा हो, हमें उससे क्या लेना देना। हमने मान लो अलग स्टेप चलाए, उन्होंने मान लो कुछ अलग ही स्टेप उनके हैं। समझ रहे हैं आप लोग? 20, 30, 40 स्टेप चले होंगे, मान लो हमने 10, 20 में काम कर दिया, क्योंकि मेजरमेंट तो अलग अलग है ना। एक 45 सेंटीमीटर है, एक 42 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है। तो कंप्लीट स्टेप करने में कितना मिनिमम डिस्टेंस होगा कि उनका जो डिस्टेंस आ जाए वो बराबर आ जाए। क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से पढ़ो कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, प्रत्येक को कितना कम से कम डिस्टेंस चलना पड़े, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, कि सारे के सारे सेम ही डिस्टेंस कवर कर पाए। अच्छा,
अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जब भी बात मिनिमम या मैक्सिमम वाले की आती है ना तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं यार ये एलसीएम और एचसीएफ का खेल तो नहीं है। हाँ सर रटवा रहे हो क्या? नहीं रट्टा नहीं है यार, रटवा नहीं रहा है, थोड़ा सोच लो, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं से तो पकड़ में आना चाहिए ना यार। क्वेश्चन को पढ़ के कहीं ना कहीं से तो पकड़ में आना चाहिए कि कहाँ का क्वेश्चन है। मान लो ये वाला क्वेश्चन था सर, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने कई सारे क्वेश्चन वो किए होंगे, भैया बैल बजेगी, 3 बैल बज रही हैं, या अपना 2 इंसान गोल चक्कर काट रहे हैं, है ना, वो वाले क्वेश्चन। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम कहीं ना कहीं से तो पकड़ते हैं कि कौन से चैप्टर से, तो ये चैप्टर रियल नंबर से है और ये कॉन्सेप्ट कौन सा, एचसीएफ और एलसीएम वाला। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि सर एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। अच्छा सर हमें तो ये भी पता है जहाँ पे मिनिमम दिया होता है कि मिनिमम बताओ, तो वहाँ क्या निकल जाता है, एलसीएम निकल जाता है। हाँ बात ये भी ठीक है, कई बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है, और मैक्सिमम में और मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम में भी एचसीएफ आ जाता है, निकल जाता है। बट वो मैक्सिमम की जगह अगर उसने खेला खेल लिया आपके साथ और कुछ दे दिया, फिर कैसे कैलकुलेट करोगे कि कहाँ से है ये, समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ तो मैक्सिमम और मिनिमम रटना ये भी सही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम की जगह उसने बोल दिया एट लीस्ट, या लीस्ट करके कुछ वर्ड दे दिया, एट लीस्ट भी नहीं बोल पाए, लीस्ट करके कुछ वर्ड दे दिया, या मैक्सिमम की जगह पे और कुछ वर्ड लगा दिया, फिर कैसे करेंगे, है ना। तो ये रटना भी ठीक नहीं है, बट अगर ये वर्ड मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ भाई कौन सी चैप्टर में जाना है। और उतना भी नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो इतना तो पता ही लग जाएगा हमें कि अगर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर के स्टेप्स हैं, तो वो ये तो बात पक्का है, एक स्टेप में एक इंसान अगर 45 सेंटीमीटर कवर कर रहा है और एक 42 सेंटीमीटर कवर कर रहा है और एक 40 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो इनका जो सेम डिस्टेंस अगर हमें बनाना होगा तो 45, 42 और 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आना चाहिए। इनसे अगर कम आएगा तो बात ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो एक बारी में एक इंसान तो 45 सेंटीमीटर का स्टेप है ना, तो एक बारी में जब चला होगा 45 सेंटीमीटर गया होगा, तो आंसर तो इससे कम नहीं होगा। ये तो पक्का हो गया कि 45, 42, 40 सेंटीमीटर से कम आंसर नहीं आएगा। कम नहीं आएगा तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा का मतलब एलसीएम। हाँ यही है बस। तो अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो उसने डिस्टेंस पूछा था ना, मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे हुआ एलसीएम ऑफ 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। बात समझ पाए? मुझे रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। ये समझ में आ गया ना आपके एलसीएम निकालने। हाँ हमें ये पता लग गया कि हमारा आंसर इन नंबर से ज़्यादा होने वाला है, और नंबर से ज़्यादा है नंबर के बराबर एलसीएम आता है। तो आंसर नंबर के इन तीनों में से किसी नंबर के बराबर भी नहीं होगा, इनसे ज़्यादा ही होगा। ये वाली बात हमें समझ में आ गई। और ज़्यादा मतलब एलसीएम, और एचसीएफ या तो नंबर से कम होता है या नंबर के बराबर होता है। ये 2 बात आप याद रखना। कम निकालना है या ज़्यादा निकालना है आंसर, ये तो आप दिमाग से कर पाएंगे, है ना, वहाँ से समझ में आ रहा है। 40, 42 और 45 से ही स्टेप चलेंगे, ज़्यादा ही कुछ चलेंगे, डिस्टेंस ज़्यादा ही कवर होगा। निकाल सकते हैं क्या एलसीएम? 40, 42 एंड 45 ऐसे रखो, निकाल दो यार, इसमें क्या सोचना। 2 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, ये 21 आएगा, ये नहीं जाएगा 2 से। अगेन 2 से डिवाइड करोगे ये 10 आएगा, ये नहीं जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे ये 5 आएगा और ये नहीं जाएंगे। अब 5 से डिवाइड करो, उससे पहले 3 से कर दो, ये नहीं जाएगा। 3 7 जा 21, 45। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 एंड अच्छा यार ये 3 से जा रहा था, ये भी ये डिवाइड करो 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 5 से कर दिया गया। अभी 3 से कर दो एक बारी और 3, ये 5 को ऐसे ही रहने दो यार। ये 3 5 जा 15 हो गया। अब जाएगा 5 से 1, ये 7 एज इट इज़, ये 1। अब 7 से करेंगे तो सारा ही गायब हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट दिखा आपको? हाँ वो दिख गया, वो नीचे तो 1 1 लिखा है भाई, ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 1 2 3, 2 की पावर तो 3 है और 3 की पावर 2 है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम मतलब मिनिमम डिस्टेंस 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 7 5 जा 35। 8 मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें पहले। 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31। 8 पंजे 40, 4 8 एकम 8 और 4 12, 1 8 या 24 और 1 25, 25 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। मीटर वगैरह में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर में छोड़ दो, क्या दिक्कत है,
ठीक है, कैलकुलेशन ठीक ठाक करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो आप लोग, रफ करना पड़ेगा भाई, फिगर बनानी पड़ेगी। रुकिए, रफ करते हैं बोर्ड को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है और ये कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है अब बताते हैं किस प्रकार है। सुनिए, बोला है, क्वेश्चन आपके सामने होगा, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कोई प्लेन है आपके पास, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है किसी ए पॉइंट से, ए पॉइंट ग्राउंड पे है और कितना एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 60 डिग्री पूरा। ठीक है, पूरा कंप्लीट 60 डिग्री है। कहाँ तक? ये वाली लाइन से लेकर ये वाली लाइन के बीच तक जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे प्लेन आपने ऐसे रोक कैसे दिया हवा में? अच्छा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमने कंसिडर किया है कि जो P पॉइंट है वो वाले P पॉइंट पे हमारा प्लेन है। ठीक है, P बी द पोजिशन ऑफ द, P बी द पॉइंट, P बी द पॉइंट, और पॉइंट क्या है वो पॉइंट पोजीशन को डिनोट कर रहा है प्लेन की। ठीक है, P बी द पोजीशन ऑफ द प्लेन। बात समझ में आ गई? एट एनी टाइम T, किसी भी टाइम T पर P पोजीशन है हमारी प्लेन की। अब वो प्लेन आगे की तरफ चल रहा होगा, 30 सेकंड में वो प्लेन मान लो Q पॉइंट की तरफ चला जाता है। 30 सेकंड हमने क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि क्या बोला है, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद, मतलब यहाँ से जब वो 30 सेकंड में आगे चला गया, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट से बन गया 30 डिग्री। तो अभी आप मान लो यहाँ से यहाँ देख रहे हो, अगर 30 सेकंड के बाद वो अपना प्लेन जो है Q पॉइंट पे पहुँच गया, अब पोजीशन Q है प्लेन की, तो यहाँ से जब उधर देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये कम हो जाएगा। कितना हो गया? 30 डिग्री। कंप्लीट 60 था और अब घट के कितना हो गया? 30 डिग्री बन गया। ठीक है सर, कोई समस्या का विषय नहीं है। और प्लेन जो है ना वो एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। हाइट कितनी है? 3600√3 मीटर, 3600√3 मीटर। तो ये जो हाइट है ग्राउंड से, ये जो प्लेन की, ये प्लेन यहाँ होगा, उसकी जो ग्राउंड से हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन कंसिडर करेंगे, ये वाला जो प्लेन है वहाँ से सीधा परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस जो होगी वो हाइट होगी। तो ये वाली भी हाइट इतनी होने वाली है, 3600√3, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमें क्या निकालना है? अपने को कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द प्लेन। हम कंसिडर कर लेते हैं लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द प्लेन। x किलोमीटर पर आवर, ना x किलोमीटर पर आवर ना मत करो, सेकंड में गिवन है, मीटर में, तो मीटर पर सेकंड कर लीजिए। x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में गिवन है और डिस्टेंस मीटर में। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट, इसको अच्छी तरीके से करते हैं, P बी द पोजीशन ऑफ प्लेन एट एनी टाइम T। किसी टाइम T पर P पोजीशन है हमारे प्लेन की। अच्छा, थोड़ा और इसी में ऐड कर दो, लेट P छोड़ो एंड Q बी द पोजीशन ऑफ प्लेन आफ्टर टाइम, आफ्टर 30 सेकेंड, आफ्टर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद कितना हो गया भाई? Q पोजीशन पे आ गया हो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, हमें ये वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये 3600√3, तो ये भी 3600√3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है। ठीक है, तो AP इसको मान लीजिए M, इसको मान लीजिए N। नाउ लेट x बी द, x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड बी द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। जेट प्लेन का स्पीड कितना कंसिडर किया? x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन ट्रायंगल APM ट्रायंगल में क्या हम 10 यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, अगर उसका स्पीड x मीटर पर सेकेंड है तो वो PQ डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला P से Q तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड उसका x है, डिस्टेंस नहीं पता, टाइम 30 है, 30 इधर जाएगा, 30x इतना डिस्टेंस, 30x मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसको भी यहीं पे लिख देते हैं पहले।
हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे, ये वाला क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सोल्व करोगे, हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जब भी इसका क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो दिमाग में ये वाली बात जरूर सेट करके रखना कि फिगर जरूर बनानी है। फिगर नहीं बनाओगे बिल्कुल ठीक सब कर दोगे, फिगर नहीं बना के आओगे 0 नंबर मिलने वाले हैं। हाँ ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ बोले तो जो हम जब चेक करते हैं तो हम टीचर्स के यहाँ ऐसा ही होता है भाई, फिगर नहीं बनाओगे तो नंबर कट कर लिए जाएंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवर्ल्ड इन 30 सेकेंड इज इक्वल टू 30x मीटर, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, कोई समस्या का विषय नहीं है। अब देखो सर इतनी सारी लैंग्वेज क्यों लिखी आपने? अरे वो तो आपको बताने के लिए लिखी है ना, आप अपने हिसाब से लिख देना जैसे भी लिखोगे, ठीक लिखना। पर इन ट्रायंगल APM ट्रायंगल में देखो tan 60 डिग्री यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट, ये वाला ट्रायंगल है तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3600√3 डिवाइडेड बाय बेस मतलब AM। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। AM को यहाँ पे लेके जाएंगे और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा क्या मैं tan 60 की यहाँ पे √3 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। आप नेक्स्ट लाइन में रख लेना, कभी यहीं रफ करके करने लग जाओ। AM को यहाँ पे लेके जाओ, √3 को नीचे लेके जाओ, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो AM आ जाएगा 3600√3 डिवाइडेड बाई √3। हमने क्या किया है, ये वाला AM यहाँ पे गया है, यहाँ वाला √3 नीचे आया है, ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई तो है यार, इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको वहाँ पे लेके जाओ, √3 मल्टीप्लाई में आएगा, वापस से फिर डिवाइड में, ठीक बिल्कुल। √3 से √3 गायब तो बचा 3600 मीटर। कौन सा डिस्टेंस? ये AM, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 3600। अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाला पार्ट रफ करते हैं, देखो अब ध्यान से सुनो। इन ट्रायंगल AQN ट्रायंगल में देखो, अरे ढूंढने पड़ते हैं बस ट्रायंगल, दो काम बन जाता है। एक तो ये रहा 90 डिग्री, एक ये रहा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ये रहा, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ये रहा। AQN ट्रायंगल में tan लगाओ। सर ये तो एंगल छोटा बन रहा है जो कि 30 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है, ये वाले ट्रायंगल में tan 30 काम करेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3600√3। बेस कितना है सर? बेस है ये MN प्लस AM, तो ये टोटल बेस है ना इसका, ये वाले ट्रायंगल का बेस ये टोटल है। टोटल कितना है? AM प्लस MN, और AM की वैल्यू कितना है? 3600, तो 3600 प्लस MN। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 की वैल्यू सर 1/√3 इज इक्वल टू 3600√3 डिवाइडेड बाय 3600 और प्लस ये MN का मतलब क्या हुआ सर? MN का मतलब PQ हुआ। ये देख MN PQ के बराबर नहीं होगा। फिगर ध्यान से देखना, ये जब दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं और ये तो सीधा ही चल रहा था भाई जहाज, ऐसे ऊपर नीचे नहीं जाएगा अपना, ठीक है, तो ये सीधा है और ये लाइन ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, हाँ, और दोनों पैरेलल भी है, 90-90 का एंगल बन गया, तो ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। हाँ 90 डिग्री का एंगल भी है, आमने सामने की साइड ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर ही आ जाएंगी, तो ये बन गया रेक्टेंगल। तो MN किसके बराबर हो गया? PQ के। PQ क्या था? वो डिस्टेंस जो 30 सेकंड में चल रहा था, और कितनी सर? 30x। तो MN की जगह पर PQ रख सकते हैं और उसके बाद 30x डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ तक नोट करो, मुझे रफ करना पड़ेगा नीचे से। आसान ही है यार, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझो जल्दी जल्दी थोड़ा। ये वाला पार्ट रफ करना पड़ेगा बस। देखो ध्यान से, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सोल्व करते हैं। इसको यहाँ पे लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, ये यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा 3600 प्लस 30x इज इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई करो 3600, √3 के √3 में होगी 3 बन जाएगा, और 3600 ये आया था भाई अपना
ठीक है AM। अब करना क्या है अपने को, कुछ नहीं करना, ये 30x है इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 18, 3 3 और 1 10, 3600 उधर लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं, 30x इज इक्वल टू तो 2 0 ये रही 2 7, ठीक है। 30x की वैल्यू आ गई। अपने को निकालना क्या था वैसे, हाइट, वो स्पीड, तो 30 से डिवाइड करो, 7200 डिवाइडेड बाई 30, 1 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 मीटर पर सेकंड। 240 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अपना प्लेन दौड़ रहा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर में। जरूरी है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं, यहीं पे छोड़ दो। अरे सुनो यार, एक बात बताओ, मान लो किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, आर का मतलब हो गया 3600 सेकंड, ठीक है। 2 0 कैंसिल आउट, 10/36 बचा, 2 से डिवाइड करो, 5/18 आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर पर आर का मतलब हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आर में, तो इसका भी उल्टा कर देना आप लोग। तो 240 है, 240 मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 240 की मल्टीप्लाई 18/5, ये वाली बात आप लोग याद कर लेना। 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, 0 4 5 48 18, ये तो आएगा, हाँ मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर। हमें मल्टीप्लाई करके दे क्या, चलो 48 की मल्टीप्लाई कर लेना यार, 18 में कर लोगे क्या, चलो कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर। कितने, और आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये वाली बात आप लोग याद कर लेना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई। ये वाली वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है, ये वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे ऐसे ही करते जाएंगे, काफ़ी सारे हमारे सैम्पल पेपर ख़त्म हो जाएंगे, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप इसको कर लेना सोल्व, अपना चेंज कर लेना, जो मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेना, और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और अगर चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो भी आ ही जाएगा। कितना आएगा देखो ध्यान से, 18 × 144, 14, 18 चौक 72, 72 और 10 82 और 4 86 86 किलोमीटर, 864 किलोमीटर पर आवर। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ गए आप लोग, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ओके वेरी गुड, चलिए इतना रखते हैं वाली वीडियो में बच्चों, और फिर हम कल डिस्कस करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। टोटल 38 क्वेश्चन, और हम लगभग 27 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। तो ये मान लीजिए आप 10-11 क्वेश्चन और रहते हैं, उनको भी धीरे धीरे ऐसे ही खत्म कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप लोग पढ़िए इसको ध्यान से, बाय बाय बच्चों।